हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ नेहा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी और साथ साथ में उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फर्स्ट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो पाचन क्रिया है वो हमारे मुख से ही शुरू होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू होती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा गया है। मुख से ही हमारा पाचन क्रिया का आरंभ हो जाता है और मुख में जो डाइजेशन होता है या जिसका पाचन होता है वो होती है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, तो स्टार्च को बदला जाता है शर्करा में। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है। तो बेसिकली इसको बदलने का काम एक एंजाइम करता है और 4 एंजाइम के आपको नाम दे रखे हैं। इनमें से एक एंजाइम ऐसा है जो कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। फर्स्ट है एमाइलेज, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है पेप्सिन और फोर्थ है आपका लाइपेज। स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने का काम एमाइलेज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें 4 अंग आपको दे रखे हैं आपके शरीर के, जिनमें से एक आपके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत मतलब लीवर बिल्कुल हमारे शरीर में डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये एक बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, बाइल जूस का स्रावित करता है, जो कि जाके फैट को डाइजेस्ट करता है, मतलब वसा का पाचन करता है। दूसरा पित्ताशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि ग्लूकोज का बैलेंस बना के रखता है हमारे रुधिर में, तो इसका भी योगदान होता है पाचन तंत्र में। उसके बाद सी है कार्निया हमारी आँखों में पाया जाता है, आँखों का एक भाग है। और डी है आपका आँत में भी पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा यकृत भी पाचन कर रहा था, पित्ताशय भी पाचन क्रिया में सहायक होता है, पर हमारी कार्निया का मतलब हमारी आँखों का हमारे पाचन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं। पहला ऑप्शन है, ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, ये तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। सी, ये शरीर की रचनात्मक भाग है। और डी है इसमें ये जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं। तो इसका आंसर है, ना तो ये शरीर में कोई किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं, ना तो ये हमारी तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और ना ही शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं। ये हमारे शरीर में जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक होते हैं, मतलब हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनको नियमित करते हैं उन क्रियाओं में। और ये चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो एंजाइम है या ये कभी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, ये सिर्फ उसके जो क्रिया का रेट होता है, मतलब जो क्रिया की गति होती है उसको बढ़ाते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। बढ़ाते भी नहीं है, कम भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, दोनों प्रकार का काम करते हैं एंजाइम्स। तो उत्प्रेरक का काम करते हैं ये रासायनिक क्रियाओं में, और ये क्रिया में भाग बिल्कुल भी नहीं लेते, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध में मिल्क में प्रोटीन उपस्थित होती है, तो इस मिल्क में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरेप्सिन। दुग्ध में प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होती है, केसीन प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, केसीन प्रोटीन क्या करती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है मिल्क में। ये एक्चुअली जो मिल्क में फैट होता है, मतलब जो मिल्क की दूध में वसा होती है, उसको घुलनशील बनाता है पानी में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क में या दूध में पानी उपस्थित होता है, लेकिन उसमें क्रीम भी होती है। जब आप पानी को उबालते हो, उसको बॉईल करते हो, तो आपने देखा होगा कि क्रीम की लेयर बन जाती है। क्रीम क्या होता है, क्रीम फैट होता है, मतलब वसा होती है। तो हमें पता है कि वसा पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन मिल्क एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि वसा घुलनशील अवस्था में होती है। तो घुलनशील बनाने के लिए केसीन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो मिल्क में प्रोटीन जो उपस्थित होती है, केसीन उपस्थित होती है, और इसको पचाने का काम कौन करता है, रेनिन एंजाइम इस प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं।
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। मतलब अधिकतम पोषक तत्व, अवशोषण तो दूसरी जगहों से भी होता है, लेकिन अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, मतलब पचे हुए भोजन से। तो फर्स्ट आंसर है आपका ऑप्शन है बड़ी आंत, सेकंड है मुंह, सी है छोटी आंत और डी है पेट। तो सबसे ज़्यादा जो पाचक पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो होता है हमारी छोटी आंत से, ठीक है। और बड़ी आंत में याद रखिएगा, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं हो रहा होता है, ये सिर्फ एक माध्यम का कार्य करता है भोजन को आगे स्थानांतरित करने में, बाकी कोई भी पाचन क्रिया आपकी बड़ी आंत में नहीं हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम ए रेनिन, रेनिन अभी हम लोगों ने बात की थी, ये किसका पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। टाइलिन, टेनिन और रेजिन। हमारी लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। इसका सेकंड नाम, इसको दूसरे नाम से भी जाता जाता है अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज अगर आ जाए तब भी आप उसको टिक करेंगे, ये दोनों एक ही एंजाइम के नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है हवा, बी है पानी, सी है एंजाइम, डी है खनिज। हमारे भोजन को पचाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं, मतलब जितने भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको सरल कंपाउंड्स में, मतलब सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ने का काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। प्रोटीन का पाचन अलग एंजाइम करेंगे, वसा का पाचन दूसरे एंजाइम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए अलग एंजाइम्स हैं। हर एक कार्य के लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारे पोषक तत्वों का पाचन सही से नहीं होगा और हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे पाचन तंत्र में। आंसर रहेगा इसका सी, मतलब एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक है, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को पढ़ा था, जो लार है, लार में एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। किसमें, स्टार्च को आपका शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। ये एक्स है, मतलब हमारे आमाशय में, हमारे पेट में एक एंजाइम उपस्थित होता है, एक एसिड उपस्थित होता है जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे उसी एसिड का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी सिट्रिक एसिड। तो चारों में से कौन सा एसिड है जो कि हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। हमारे आमाशय में उपस्थित एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आमाशय से एक रस स्रावित होता है जिसको बोलते हैं जठर रस, ठीक है। जठर रस स्रावित होता है और इसमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं, और उसके साथ साथ एसिड उपस्थित होता है या अम्ल उपस्थित होता है जो कि होता है HCl, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जठर रस का pH कितना होता है। तो जठर रस का जो pH होता है 1.5 से लेके 3.5 समथिंग तक होता है, एक रेंज है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं रहेगा कि एक जैसा ही बना रहे, क्योंकि जब हम भोजन खा रहे होते हैं, जब भोजन हमारे अंदर पचने के लिए जाता है तब उसका pH चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हमारे भोजन आमाशय में भोजन का पाचन नहीं होता तो ये कम अम्लीय होता है, कम एसिडिक होता है। तो इसका जो रेंज है वो घटता बढ़ता रहता है। तो आपको रेंज याद रखनी है, 1.5 से 3.5 के बीच में इसका रेंज होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, अनदर आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि हो सकता है कि 2 pH दे दे या फिर 5 pH दे दे, तो उसमें आपके रेंज के अंदर का ही ऑप्शन वो देगा। तो आपको ये रेंज याद रखनी है, 1.5 से 3.5 तक का इसका pH होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो पाचित भोजन है, जो भी डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के बाद जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में बने हैं, भोजन से लिए गए हैं, वो हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। यकृत में, मतलब लीवर, आमाशय,
छोटी आंत या बड़ी आंत। तो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा कि सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है पचे हुए पोषक तत्वों का, छोटी आंत में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो छोटी आंत से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, ग्रास नली से शुरू होता है, या उदर, उदर मतलब आपका आमाशय या पेट या स्टमक। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन की जो शुरुआत होती है वो हमारे उदर से होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय के द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? अच्छा सुनिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा जठर रस है, मतलब आमाशय में जो रस स्रावित होता है उसको जठर रस बोलते हैं। ठीक है, आमाशय रस भी बोला जाता है, या फिर गैस्ट्रिक जूस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एसिडिक रहता है, मतलब काफ़ी अम्लीय रहता है। ठीक, और ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने के साथ साथ भोजन के साथ जो जीवाणु आए होते हैं, जो हानिकारक होते हैं, उनको भी खत्म करता है ये। इसीलिए भोजन का वहाँ पे जो स्तर होता है, उसका जो आधार होता है, उसको अम्लीय बनाने के लिए HCl का स्रावण किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारी कोशिकाओं पर, आपको सोचिए, ये जीवाणुओं को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, काफ़ी एसिडिक होता है। मैंने अभी आपको इसका pH बताया कि 1.5 से लेकर इसका pH रहता है 3.5, मतलब बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आमाशय के जो सेल हैं, हमारी आमाशय की जो कोशिकाएं हैं, उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आखिर हमारी कोशिकाओं पे क्यों इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये जो रस है हमारी ही कोशिकाओं को क्यों नहीं पाचित कर देता या पचा देता। सो ऑप्शन देखते हैं। पहला है, आमाशय की दीवार श्लेष्म के द्वारा सुरक्षित रहती है। बी है, जठर कोशिकाओं का बना होता है। सी है, ये स्टील की बनी होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम तो ये जानते हैं कि स्टील की तो नहीं बनी होती। ठीक है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपके पास बचा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो इसकी जो जठर कोशिकाएं हैं वो कठोर भी नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं वो सॉफ्ट हैं, हमारी अस्थियों को, मतलब हड्डियों को छोड़ के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आमाशय की दीवार श्लेष्म के द्वारा सुरक्षित रहती है। श्लेष्म एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारी जो आमाशय की दीवारें होती हैं उसमें ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, वो उसका स्रावण करती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां। ठीक है, तो कोशिकाएं जो होती हैं उसका श्लेष्म का स्रावण करती हैं। ठीक, और ये श्लेष्म क्या करता है, ये श्लेष्म हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो आमाशय की कोशिकाएं हैं, उनको उस एसिडिक या अम्लीय पदार्थ से बचाता है, और उसका कोई भी प्रभाव हमारी कोशिकाओं पे नहीं पड़ने देता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो पचे हुए जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, उसमें आपको पता है जब हमारा भोजन का पाचन होता है तो प्रोटीन जो होती है वो कन्वर्ट होती है, वो डाइजेस्ट होती है या पाचित होती है अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड, और इनसे फॉर्मेशन होता है, इससे निर्माण होता है अमोनिया का। और ये जो अमोनिया है ये हमारे लिए विषैला पदार्थ है। अगर ये डायरेक्ट हमारे रुधिर से हमारे दूसरे अंगों में चला जाएगा, अवशोषित तो रुधिर करता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है वो रुधिर जो अवशोषण करके हमारे पाचन तंत्र से अवशोषित करता है पोषक तत्वों को, वो डायरेक्ट या तुरंत हमारे दूसरे अंगों के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसमें अमोनिया उपस्थित होता है उस समय, और ये विषैला पदार्थ है, हमारे दूसरे अंगों को ये प्रभावित कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो इस अमोनिया को ख़त्म किया जाता है या अवशोषित किया जाता है हमारे लीवर में या यकृत में। ठीक है, लीवर क्या करता है, इसको अवशोषित करता है और इसको बदल देता है अमोनिया को यूरिया में। ठीक है, और उसके बाद ये यूरिया रुधिर में फिर से स्रावित कर दिया जाता है, और रुधिर जाता है किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद ये यूरिया यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है यकृत। ये कार्य यकृत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और नहीं पता होता तो लोग वृक्क इसका आंसर लगा के आ जाते हैं। वृक्क मतलब किडनी, पर किडनी फिल्ट्रेशन तो करती है, लेकिन अमोनिया का अवशोषण कौन करता है? अमोनिया का अवशोषण जो करता है वो हमारा यकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन एक है, सो पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है बेटा? ये जो
पेप्सिन है ये हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है, और जो हमारा जठर रस होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जठर रस में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एंजाइम ए, एंजाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन बदल देता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। तो देखते हैं कि प्रोटीन को किस में बदलता है ये। स्टार्च को शर्करा में बदलेगा, तो हमें पता है कि स्टार्च का तो पाचन कहाँ होता है, हमारे मुख में पाचन होता है। ठीक है, स्टार्च शर्करा में बदलती है, एमाइलेज बदलता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, बंद होता है पॉलीपेप्टाइड, जो कि प्रोटीन के अलग अलग प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड से बेसिकली प्रोटीन बनी होती है। ठीक है, तो उसके बीच का जो बंध होता है, जो बॉन्ड होता है, वो पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक, तो पॉलीपेप्टाइड में नहीं बदलती। सी है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना, या वसा को वसा अम्ल में। तो जो पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन तो करता है, तो वसा भी यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन का पाचन कर रहा होता है। ठीक है, और हमें ये पता, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसमें, वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो अम्ल से या अमीनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं एक प्रोटीन, और बहुत सारे अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बंध। तो यहाँ पे जो बी में आपको पॉलीपेप्टाइड दे रखा है वो उपस्थित तो होता है, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, बंद होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। सो पाचन क्रिया में, अभी पहला जो हमने इससे पहले जो ऑप्शन देखा उसी से इसका ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। प्रोटीन का पाचन होने के बाद किस में परिवर्तित होंगे, वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, या शर्करा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन के पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, भोजन का पाचन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक, अब ये ग्लूकोज जितना हमारे रुधिर में जाके अवशोषित हो जाता है, रुधिर में अवशोषित हो जाता है, उसमें घुल जाता है, और उसके बाद हमारे शरीर की बाकी कोशिकाओं को ये दिया जाता है ताकि वो इससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। ठीक है, लेकिन अब ग्लूकोज जब ज़्यादा बन गया तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जितना ज़रूरत है उतना ही भोजन खा रहे हैं और उतना ही ग्लूकोज बन रहा हो, एक्सेस में भी तो बनता है, ज़्यादा में भी तो बनता है, लेकिन अब ज़्यादा जो हो जाएगा वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे सुनिए, जो ग्लूकोज है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो परिवर्तित हो जाता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये स्टोर कहाँ होता है, कहाँ जमा होता है जाके। तो ऑप्शन है आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में, या यकृत में। तो याद रखिएगा, जो ग्लाइकोजन है वो हमारे यकृत में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज किस में परिवर्तित होगा, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जाके कहाँ स्टोर होगा या जमा होगा, यकृत में। और ये भी याद रखिए, जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर हमारा जैसे कि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उस टाइम पर भोजन तो नहीं ले रहे होते हम, लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है, तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वही दोबारा से परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, मतलब लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त रस मतलब बाइल जूस किसके द्वारा बनाया जाता है, ए यकृत, बी आमाशय, सी अग्नाशय, या डी ग्रहणी। सो पित्तरस का जो निर्माण है वो करता है लीवर, यकृत। और पित्तरस जो होता है इसका कार्य होता है ये फैट को, मतलब वसा को पाचन करने में, पचाने में सहायक होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा कहाँ होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पित्तरस जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यकृत में बन रहा है तो यकृत में ही जमा होगा। तो नहीं, ये यकृत में जमा नहीं होता। ठीक है, ये कहीं और जमा होता है। देखते हैं कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में,
प्लीहा में, तो ये जो जमा होता है ये पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। बनेगा ये यकृत में, लेकिन ये जमा होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जमा कहाँ होता है या स्टोर कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में जाके स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? सो वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना, बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन करना, सी वसा का पाइसीकरण, या ये सभी। तो पित्त का प्रमुख कार्य वसा का वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है वसा अम्ल या फैटी एसिड में और या ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो वसा का पाचन करता है। अच्छा, एक चीज़ और, वसा का पाइसीकरण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ए है, लेकिन वसा का पाइसीकरण समझ लीजिए। वसा का पाइसीकरण का मतलब, या इमल्सिफिकेशन भी इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है जल में वसा का घोलना या जल में वसा को घोलना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि पाइसीकरण से क्या तात्पर्य है या इसका क्या मतलब होता है। तो इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि आप जल में क्या करो, फैट को या वसा को या ऑयल को जब डिज़ोल्व करते हो या घोलते हो, उसे ही क्या बोलते हैं? पाइसीकरण या एमल्सिफिकेशन बोला जाता है। और इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि क्या हो सके, वसा को पानी में या किसी भी तरल में घोला जा सके, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अभी कि इसका एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में फ़ैट डिज़ोल्व होता है वाटर में, लेकिन किसकी वजह से? केसीन प्रोटीन की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है बिल्कुल वाटर को, ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करना या किसी भी वसा को पानी में डिज़ोल्व करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अलग अलग से कुछ ना कुछ सहायक मीडियम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो ये हाँ था आज के हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके टीचिंग एग्जाम से, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट है या सी टेट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।